क्या वास्तव में हम इंसानों की उत्पत्ति मार्स पर हुई थी और जापान के लोगों के दिमाग का एक ऐसा काला सच जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर कोई लड़का अपनी पूरी ही जिंदगी किसी भी लड़की को देखे तक नहीं तो क्या वास्तव में वो दिमाग से एक सुपर ह्यूमन बन जाएगा। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है नॉलेज से ओवरलोडेड। तो इस वीडियो को लास्ट सेकंड तक जरूर देखिएगा वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। फैक्ट नंबर 6। गाइस मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया एक तरफ जबकि जापान एक तरफ, क्यों वो लोग इतनी कम नींद में इतने फोकस्ड कैसे रहते हैं? सिर्फ डिसिप्लिन से, जेनेटिक्स से, या फिर उनके पास कोई एक ऐसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जो इंसानी हदों से उन्हें आगे ले जा रही है? वेल गाइस, अभी आप एक ऐसी चीज जानने वाले हो जिसे कभी भी किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं दिखाया गया, ना ही स्कूल और कॉलेजेस में हमें पढ़ाया गया, और वो है जापान का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट RAM। देखो, जापान एक ऐसी कंट्री है जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरीके से तबाह हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ही दशकों में टेक्नोलॉजी, साइंस और डिसिप्लिन में एक ऐसा मॉडल बनाकर तैयार किया है जिसे आज की डेट में भाई साहब पूरी दुनिया कॉपी करती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये लोग हर दिन, हर सुबह, हर काम में इतने ज्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड रह कैसे लेते हैं? असल में जापान का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है प्रोजेक्ट RAM, यानी कि रिस्टोरिंग एक्टिव मेमोरी। इंटरेस्टिंगली इस प्रोजेक्ट में छोटे छोटे नैनोबोट्स को या तो टैबलेट के थ्रू या फिर इंजेक्शन के थ्रू ह्यूमन ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। और आप ये जानकर हिलने वाले हो भाई साहब, लेकिन जैसे ही नैनोबोट्स हम इंसानों के दिमाग के पास पहुंचते हैं ना, ये जापानीज की प्रैक्टिकली कोर मेमोरी को ही रीवायर करना शुरू कर देते हैं। यस, प्रैक्टिकली ये मशीन हर एक जापानीज के सोचने के तरीके को ही बदल देती है। असल में देखो गाइस, हर एक इंसान की हर याद, हर डर और हर मोटिवेशन ब्रेन में एक केमिकल और इलेक्ट्रिक पैटर्न में स्टोर होता है। अब क्या होता है कि ये नैनोबोट्स इस पैटर्न को स्कैन करते हैं और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी मेमोरी को एडिट करना है। जस्ट लाइक एक वीडियो एडिटिंग, जहां पर आप सारे ही नेगेटिव थॉट्स को डिलीट कर रहे हो और दूसरी तरफ से उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कर रहे हो। मतलब कि देखो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपने कोई भी काम किया और मान लेते हैं कि आप उसमें फेल हो गए, तो ये बोर्ड्स आपके ब्रेन में उस फेलियर की जगह पर वर्चुअल सक्सेस वाली मेमोरी को डाल देंगे। जिसके बाद क्या होगा कि जब भी आप उस काम को याद करोगे तो भाई आपको अंदर से वो फील आएगी कि यार इस काम में तो मैंने अलग ही लेवल के झंडे गाड़ दिए थे। अब देखो गाइस, इससे ये होता है कि अगर कोई भी इंसान अपने सभी फेलियर मेमोरीज को सक्सेस में बदल दे तो उसका दिमाग कभी भी डीमोटिवेट नहीं होता। वो हर टास्क में सिर्फ जीत को ही महसूस करता है, हार उसने कभी भी देखी ही नहीं होती। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए जापानीज को ये प्रोजेक्ट लिटरली एक प्रोडक्टिव मॉन्स्टर बना देता है। और देखो, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए हर एक नई जनरेशन में जापानीज का माइंडसेट पहले से बेहतर हो रहा है। बट वेट, क्योंकि असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है। असल में गाइस, जापान ने इस काम की शुरुआत साल 1950 से शुरू की थी। तब इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। हाँ, वही MK अल्ट्रा जिसे आज की डेट में CIA भी इस्तेमाल करती है। असल में उस वक्त मेमोरीज को केमिकल्स और हिप्नोसिस से एडिट किया जाता था, लेकिन अब RAM प्रोजेक्ट से इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया जा चुका है। और देखो गाइस, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए जापानीज की जो पॉपुलेशन है ना भाई, वो डे बाई डे ड्रास्टिकली कम हो रही है। लेकिन बात अगर उनकी सक्सेस या फिर प्रोडक्टिविटी की जाए तो भाई वो तो उल्टा बढ़ ही रही है, जो होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अफसोस, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में भाई आधे से ज्यादा दुनिया को तो पता तक नहीं है। फैक्ट नंबर 5। गाइस, क्या आपको पता है कि एक वो समय ऐसा भी था जब स्पेस में जो भी एस्ट्रोनॉट जाता था वो अपने सॉलिड वेस्ट यानी कि पॉटी को ऐसे ही बाहर स्पेस में फ्लश आउट कर दिया करता था, जिसके बाद वो पॉटी लिटरली भाई अर्थ के ऑर्बिट में ही चक्कर लगाती रहती थी। बट क्या आपको पता है कि इसके बाद नासा के साथ एक ऐसी चीज हुई जिसका एक्सप्लेनेशन नासा जैसी स्पेस एजेंसी पर आज तक भी अवेलेबल नहीं है। असल में देखो, हमारे स्पेस लॉज ये बोलते हैं कि कोई भी एजेंसी स्पेस में जब भी कोई भी सैटेलाइट या फिर वेस्ट को रिलीज करती है तो उसे उसकी ट्रेजेक्टरी को एक पर्टिकुलर समय तक रिकॉर्ड करना होता है, ताकि आगे आने वाले समय में जब भी कोई भी दूसरी स्पेस एजेंसी या वो खुद भी स्पेस एजेंसी अगर दूसरी सैटेलाइट को लॉन्च करे तो उसे प्रैक्टिकली ये पता हो कि स्पेस में वेस्ट किस जगह पर मौजूद है, ताकि देखो सीधी सी बात है ना कि वो अपनी नई सैटेलाइट को उससे दूर अलग डायरेक्शन में लॉन्च कर सके। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि शुरुआती दौर में जब अपोलो शटल मिशन लॉन्च किए जाते थे तो उस समय ह्यूमन वेस्ट को ऐसे ही बाहर स्पेस में फ्लश आउट कर दिया जाता था। बट इसके कुछ टाइम के बाद नासा ने ये नोटिस किया कि वो वेस्ट जो स्पेस में छोड़ा जा रहा है वो अचानक से अपनी ट्रेजेक्टरी से गायब हो रहा है। अब देखो, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी तो शुरुआत में नासा को ये लगा कि शायद भाई उनके सेंसर में कोई प्रॉब्लम है, जिसके बाद नासा ने अपने इक्विपमेंट्स को और ज्यादा हाईटेक किया, लेकिन प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हुई। इवन कहा तो ये भी चाहता है कि अपोलो मिशन के दौरान जितने भी एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते थे उन सभी के बीच में ये चीज काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। इवन बहुत सी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में तो हमें ये भी सुनने को मिलता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे से ये बोलते हैं कि क्या भाई हमारी पॉटी को भी कोई चुरा रहा है क्या। बट वेट, देखो गाइस, हमारी कोई भी सैटेलाइट गायब नहीं होती, हमारी कोई भी इक्विपमेंट गायब नहीं होते,
तो फिर आखिर ह्यूमन वेस्ट वो स्पेस से कैसे गायब हो सकता था? असल में देखो, इस अनसॉल्व मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए आगे चलकर कुछ रिसर्चर्स ने एक बेहद ही अजीब सी थ्योरी को भी रखा, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मे बी स्पेस में वेस्ट पार्टिकल डिसअपियर होने के पीछे कोई अननोन माइक्रोग्रेविटी एंटिटी का हाथ हो सकता है, या फिर शायद स्पेस में कोई एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर ऑर्गेनिज्म मौजूद हो जो कि ह्यूमन वेस्ट को खाकर खत्म कर देता हो। अब देखो गाइस, ये जो थ्योरी थी ना यार, ये देखो ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पेस में इन तरीके की चीजें होना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब देखो, जब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला तो फाइनली नासा ने साल 1990 के आसपास वेस्ट डिस्पोजल के प्रोटोकॉल को ही बैन कर दिया, और उन्होंने एक ऐसा नया स्ट्रिक्ट रूल इंट्रोड्यूस किया जिसमें किसी भी ह्यूमन वेस्ट को स्पेस में इंटेंशनली रिलीज नहीं किया जाएगा। अब देखो गाइस, भले ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा फनी है, लेकिन भाई ऑन अ सीरियस नोट हम इस चीज को भी तो सोच सकते हैं ना कि अगर देखो पॉटी जैसी चीज भी नासा के लिए इतनी बड़ी मिस्ट्री बन सकती है, तो भाई एक्चुअली में स्पेस जो है ना भाई, वो इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि इसका अंदाजा हम और आप यहां बैठकर तो लगा ही नहीं सकते। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 4। गाइस, लास्ट वीडियो पर हमारे भाई ने मुझसे एक ऐसा कमेंट पूछा भाई जिसको मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाया, और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि अगर एक लड़का अपनी पूरी ही जिंदगी में अगर किसी भी फीमेल को ना देखे ना बात करे तो क्या वो दिमागी रूप से एक सुपर ह्यूमन बन सकता है? वेल गाइस, अब देखो वो सुपर ह्यूमन बनेगा या फिर नहीं बनेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ वो एक सुपर जीरो वो जरूर बन जाएगा। क्यों? चलो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस हमें कभी भी नहीं पढ़ाते। देखो गाइस, नॉर्मली हम इंडियंस की मेंटेलिटी ये होती है कि चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, अगर वो स्कूल और कॉलेज में है तो उसका इंटरेक्शन बिल्कुल भी अपोजिट जेंडर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो उसके करियर के लिए एक डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही चीज प्रैक्टिकली हम इंडियंस को बहुत पीछे धकेलती है? असल में देखो, जब भी हम अपोजिट जेंडर से बातें करते हैं तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। अब देखो, दिमाग के अंदर कोई पाइपलाइन वाला कनेक्शन तो है नहीं भाई कि बस बटन दबाया और ये केमिकल जो है वो रिलीज हो जाएगा। असल में ये केमिकल रिलीज कराने के लिए हमारे दिमाग को एक्सट्रीम लेवल पर काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है ना भाई, उसकी स्पीड ज्यादा तेज बन जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब भी आप अपोजिट जेंडर से कोई भी बातें करते हो तो उसकी बातों को प्रोसेस करने के लिए हमारे दिमाग को अपने अंदर ज्यादा बड़ी क्वांटिटी पर न्यूरल स्पार्क्स को जनरेट करना होता है। और देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली सेम जेंडर के दिमाग की वर्किंग ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो उस कंडीशन में हमारे दिमाग को ज्यादा एक्टिवली चीजों को प्रोसेस नहीं करना होता। यानी कि इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जब भी आप अपोजिट जेंडर से बातें करते हो तो वो बातें आपके दिमाग के लिए एक प्रॉपर वर्कआउट के बराबर होती हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली बकवास में नहीं घुस रहा हूँ भाई, आप घर पर सिंपल अपनी सिस्टर या फिर मदर से भी बातें कर सकते हो। इवन ये स्टडी तो ये भी बोलती है कि जब भी आप अपोजिट जेंडर को सिर्फ देखते हो तब भी हमारे दिमाग में ये जो केमिकल्स है ना भाई, ये रिलीज होना शुरू होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारा दिमाग भाई इवॉल्व ही इसी तरीके से हुआ है। तो अब पॉइंट तो ये आता है कि फिर आखिर इस सिचुएशन में अगर कोई भी लड़का पूरी ही जिंदगी अगर किसी भी लड़की से बात ना करे और ना ही उसे देखे तो क्या होगा? तो देखो गाइस, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। वो शख्स दिमागी प्रोसेसिंग या फिर थिंकिंग में उन लोगों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्लो होगा जिनका इंटरेक्शन अपोजिट जेंडर से नॉर्मली होता रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि क्योंकि शुरुआती दौर में उनका दिमाग प्रॉपर तरीके से उन केमिकल्स को रिलीज कर ही नहीं पाया जो ब्रेन और मूड बैलेंसिंग के लिए जरूरी थे, तो वो शख्स अपने आप ही डिप्रेशन या फिर एंजाइटी को भाई थ्रू आउट लाइफ फील करता है। तो इन शॉर्ट, इस कंडीशन में वो इंसान एक बहुत बड़ा जीरो बन जाएगा और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी प्रॉपर तरीके से बिल्ड हो ही नहीं पाएगा। और हाँ, अब इस पॉइंट के बाद कुछ लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि भाई बहुत से ऐसे लोग रहे हमारे देश में या फिर साधु भी रहे हैं जो अपोजिट जेंडर से हमेशा ही दूरी बनाकर रखते थे, तो भाई वो तो कभी भी जीरो नहीं हुए। तो उन लोगों के लिए भाई बस मैं ये कहना चाहता हूं कि वो लोग भी अपोजिट जेंडर से प्रैक्टिकली बातें करते थे, क्योंकि देखो अपोजिट जेंडर में फैमिली मेंबर्स भी आते हैं। हम अपने दिमाग को क्यों ही गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर एक लड़का पूरी जिंदगी किसी भी लड़की को ना देखे या फिर बात ना करे तो उसका दिमाग कभी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो सकता। और सेम यही चीज लड़कियों के ऊपर भी अप्लाई होती है। फैक्ट नंबर 3। गाइस, नॉर्मली अगर कोई भी इंसान हमें लेफ्ट हैंड से खाना खाता हुआ दिखता है या फिर कोई भी काम करता हुआ दिखता है ना, तो अक्सर हम उसे टोक देते हैं कि भाई सारे काम लेफ्ट हैंड से ही करोगे क्या? ये ठीक नहीं होता, राइट हैंड का इस्तेमाल किया करो। बट क्या आपको पता है कि ऐसा करके प्रैक्टिकली हम उसके करियर और उसकी पूरी लाइफ की बैंड बजाते हैं? कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। असल में देखो, ये बात शुरू होती है प्राचीन समय से, जब लड़ाई पत्थर और तलवारों से होती थी। तब ऑलमोस्ट सभी वॉरियर्स सिर्फ अपने राइट हैंड से ही फाइट किया करते थे। हर ट्रेनर, हर टेक्निक राइट हैंड के हिसाब से ही बनी हुई होती थी। लेकिन उस समय कुछ लोगों के दिमाग में एक नई सोच ने जन्म लिया और उन्होंने ये सोचा कि भाई अगर मैं राइट हैंड का इस्तेमाल ना करते हुए लेफ्ट हैंड से लड़ाई करूं तो भाई मेरे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि भाई सामने वाला तो राइट हैंड के ही वारों को डिफेंड करने के लिए ट्रेन हुआ है ना। और देखो गाइस, प्रैक्टिकली ऐसा हुआ भी, क्योंकि जिन्होंने भी लेफ्ट हैंड से फाइट करना
सीखा वो ज्यादा तेज, अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस बन गए। इवन इतिहास में भी हमें बहुत से ऐसे वॉरियर्स का जिक्र मिलता है जिन्होंने सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड स्ट्रेटेजी से ही राज तक कर डाला। अब देखो गाइस, जब ये चीज रिपीटेडली काफी लंबे समय तक आगे चली तो एक टाइम के बाद हमारे दिमाग को ये चीज समझ में आ गई कि भाई जितना राइट हैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी के लिए लेफ्ट हैंड भी इक्वल इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे आगे चलकर फिर एवोल्यूशन के साथ हमारे दिमाग ने खुद को ऐसा डिजाइन करना शुरू कर दिया कि वो लेफ्ट और राइट दोनों को ही ऑपरेट करना सीख गया। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है भाई, फिर हमारा दिमाग ये कैसे डिसाइड करता है कि मुझे अपने होस्ट से राइट हैंड से काम कराना है या फिर लेफ्ट हैंड से? तो देखो, इस पर की गई बहुत सी रिसर्च ये बोलती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ हार्मोनल सिग्नल्स बेबी की पोजीशन और ब्रेन डेवलपमेंट ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा राइट हैंड को यूज करते हुए लिखेगा या चीजों को करेगा या फिर लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करेगा। यानी कि इन शॉर्ट ये इनबिल्ट सेटिंग होती है जिसको बाद में मैनुअली हम टोक टोक कर बदलवा देते हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि चलो ठीक है, हमने मान लिया कि लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं और हम उसे रोक भी देते हैं, तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल अगर हमने करना रोक दिया तो इससे उसके करियर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो देखो गाइस, जो लोग बचपन से ही लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनका ब्रेन का वो हिस्सा ज्यादा एक्टिव होता है जो कि क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए कई बार ये देखा गया है कि लेफ्ट हैंडेड लोग आर्ट, म्यूजिक, डिजाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव फील्ड में जल्दी ग्रो कर जाते हैं। बट हम क्या करते हैं भाई, हम अननोनली बार बार उन्हें टोक करना, राइट हैंड का इस्तेमाल करना शुरू करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्यूरिंग डेवलप पीरियड उनके दिमाग का कोर स्ट्रक्चर फिर से चेंज होने लगता है। जिससे क्या होता है भाई, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड उनका दिमाग जो वो नेचुरल क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ लेकर पैदा होता है ना भाई, वो धीरे धीरे पूरे ही तरीके से खत्म हो जाती है। बट अफसोस ये चीज कभी भी लोगों को खुलकर समझाई तक नहीं जाती। फैक्ट नंबर 2, गाइज, एक चीज तो आपने 100% नोटिस करी होगी कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों के कंपैरिजन में किसी भी सिचुएशन से जल्दी मूव ऑन कर जाती हैं, फिर वो चाहे ब्रेकअप हो या फिर फाइनेंशियल लॉस। जबकि बात अगर लड़कों की जाए तो जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा दिल सा टूट रहा है और हमें रिकवर करने में ना कई सालों का समय लगेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सिचुएशन में भाई सच में इंसान का दिल टूटता है? नहीं, मजाक नहीं कर रहा, लिटरली दिल टूटता है इस सिचुएशन में। असल में देखो, जब भी सिचुएशन में हमारी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होता है, जैसे कोई रिजेक्शन हुई, बेइज्जती हुई या फिर कुछ भी, तो हमारे शरीर में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहा जाता है एड्रेनलिन। अब अगर ये हद से ज्यादा रिलीज हो जाता है तो ये हमारी हार्ट की नसों पर इतना प्रेशर बढ़ाने लगता है कि वो नसें अंदर से सच में फटने लगती है और इसे मेडिकल टर्म में कहा जाता है स्कैड, यानी कि स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन, मतलब कि दिल की नसों में एक्चुअली क्रैक आना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब ये नसें या फिर तार टूटते हैं तो एक समय के बाद ये खुद ब खुद हील भी होने लगते हैं, लेकिन ये हीलिंग लड़के और लड़कियों में अलग अलग लेवल की होती है। असल में लड़कियों का दिल जल्दी हील कर जाता है और इसलिए लड़कियां किसी भी सिचुएशन या फिर पेन से जल्दी बाहर आ जाती हैं, जिससे लड़कों को बाहर आने में भाई लिटरली कई साल लगते हैं। इवन मायो क्लिनिक, हार्वर्ड और बहुत सी इंटरनेशनल स्टडीज ये बात पूरे तरीके से प्रूव करती है कि यही वेन्स सडन डैमेज कॉज बनता है साइलेंट हार्ट अटैक का। अरे गाइस, तभी तो अगर हमें कुछ भी शॉकिंग चीज पता चलती है तो यहाँ दर्द होता है। प्रैक्टिकली वो दर्द होता है आर्टरीज के टूटने का। तो इन शॉर्ट, अगर आप एक लड़के हो और स्पेशली ऐसी सिचुएशन कभी भी आपके सामने आए तो प्लीज उसे कॉन्शियसली जल्दी से जल्दी बाहर आने का ट्राई करो, क्योंकि आप जितना जल्दी उस चीज से भाई बाहर आ जाओगे ना, आपका दिल उतनी ही कम क्वांटिटी में लिटरली टूटेगा या फिर डैमेज होगा। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 1, गाइस, क्या कभी आपने ये सोचा है कि भाई मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें आज की डेट में किसी भी इंसान को भेजना बहुत ज्यादा टफ है। इंसान पहुंच भी जाए तो उसका सर्वाइव करना तो और भी ज्यादा टफ है, और भाई साहब इंसानों को वापस अर्थ पर लाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन बावजूद इसके भी नासा जैसी स्पेस एजेंसी और बड़े बड़े रिसर्चर्स दिन रात हाथ धोकर मार्स के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। इवन बात अगर मिशन की भी करूं तो भाई नासा के ऑलमोस्ट सारे ही मिशन या तो मून या फिर मार्स के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर एक प्लेनेट जो हमसे इतना ज्यादा दूर है, जहां पर सरवाइव कर पाना आज के एटमॉस्फेयर के हिसाब से इम्पॉसिबल है, तो आखिर उस प्लेनेट के लिए नासा और रिसर्चर्स इतने ज्यादा इंटरेस्टेड रहते ही क्यों हैं? नहीं पता? तो चलो आज मैं आपको स्पेस की एक ऐसी हिडन मिस्ट्री बताने वाला हूं जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। असल में देखो गाइस, एक जाने माने साइंटिस्ट है डॉक्टर जॉन ब्रेडनबर्ग, जिन्होंने अपनी रिसर्च में ये देखा कि मार्स पर अलग अलग जगह पैचेस में एक आइसोटोप ज़ीनोन 129 और उसके साथ कुछ ग्लासी डिपॉजिट्स भी देखने को मिलते हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये दोनों ही चीजें हमें अर्थ पर भी देखने को मिलती है, बट इंटरेस्टिंगली ये अर्थ पर सिर्फ तभी जनरेट होती है जब भी हम कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं या फिर न्यूक्लियर से दिवाली खेल लेते हैं, मतलब बम पटाखे फोड़ देते हैं न्यूक्लियर वाले।
तब जनरेट होती हैं। जिससे देखो काफी हद तक एक चीज क्लियर तो होती है कि शायद इतिहास में मार्स पर भी बहुत बड़े स्केल में ठीक वही काम हुआ था जो आज से कुछ साल पहले हमें हिरोशिमा और नागासाकी में देखने को मिला था। लेकिन देखो गाइस, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि मार्स पर ऐसा सब कुछ हुआ था और उस समय मार्स पर कोई सिविलाइजेशन या लाइफ मौजूद भी थी। भाई इतनी बड़ी बात हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बिना किसी एविडेंस के बोल कैसे सकते हैं? तो देखो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस थ्योरी के लिए हमारे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। असल में देखो उसके बाद क्या हुआ कि साल 1976 में विकिन लैंडर ने अचानक से मार्स के ऊपर एक केमिकल सिग्नेचर को डिटेक्ट किया। और पता है वो केमिकल सिग्नेचर किसका था? वो था माइक्रोब्स का। यानी कि देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इन तरीके के माइक्रोब्स का केमिकल स्ट्रक्चर हमें सिर्फ वहीं पर ही देखने को मिलता है जहां पर किसी भी दौर में कोई भी लाइफ मौजूद रही हो। और इसलिए भी इन तरीके के केमिकल स्ट्रक्चर हमें अर्थ के बाद अभी तक सिर्फ मार्स पर ही देखने को मिले हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आप कभी भी मतलब थोड़ा बहुत भी स्पेस न्यूज में इंटरेस्ट लेते होंगे तो आपको ये चीज बखूबी पता होगी कि हमें टाइम टू टाइम मार्स पर पिरामिड लाइक शेप्स और बहुत से ऐसे अलाइंड स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिले हैं जिनकी सिमेट्री को देखकर ये बोल देना कि भाई ये नेचुरली डेवलप हुए हैं, भाई ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उन्हें देखकर कोई भी ये बता देगा कि उनको इंटेंशनली बनाया गया है। इवन अभी रिसेंटली एक परफेक्ट स्क्वायर स्ट्रक्चर भी मार्स पर हमें देखने को मिला था, जिसके बाद तो खुद भाई इलोन मस्क ने बड़े बड़े स्केल पर ट्वीट करके ये बोला था कि हमें मार्स पर जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वहां पर इसे किसने बनाया। यानी कि इन शॉर्ट डॉक्टर जॉन की थ्योरी ये बोलती है कि भाई मार्स पर एक समय में काफी एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद थी, इसके बाद हुई स्पेस वॉर और मार्स ठीक वैसा ही बन गया उसके बाद जैसा वो आज की डेट में हमें दिखाई देता है। अब देखो गाइस, ये तो हो गई हाफ थ्योरी। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की कि भाई इन सारी ही चीजों के बीच में हम इंसानों का अस्तित्व कैसे आ गया। तो देखो गाइस, साइंस की एक अलग थ्योरी है जिसका नाम है पेंसपेर्मिया थ्योरी, जिसमें यह कहा जाता है कि लाइफ एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर ट्रेवल कर सकती है वाया मीटरॉइड्स। अब इंटरेस्टिंगली साल 1984 में अंटार्कटिका में हमें एक मार्स का ओरिजिन मीटरॉइड भी मिला जिसका नाम रखा गया ALH 84001। इंटरेस्टिंगली उस मीटरॉइड में भी माइक्रोबाइल फॉसिल्स जैसे स्ट्रक्चर मौजूद थे, जिससे देखो एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर हुई कि मार्स से अर्थ पर कुछ ना कुछ तो लाइफ की फॉर्म में आया ही था। लेकिन सवाल तो ये है कि वो था क्या? वेल गाइस, इसका जवाब दिया हमें नासा के एक फॉर्मर साइंटिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर ने, जिनकी एक स्टडी ये बताती है कि हम इंसानों का कोर ओरिजिन अर्थ पर नहीं बल्कि मार्स पर हुआ है। कैसे? चलो वो भी समझाता हूँ। तो देखो गाइस, अकॉर्डिंग टू साइंस लाइफ अर्थ पर लगभग 3.8 बिलियन ईयर पहले शुरू हुई थी, वो भी बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे बैक्टीरिया और आर्किया, जो कि ओशियन के अंदर हाई हीट और प्रेशर में सर्वाइव करते थे। जिसके बाद इन्हीं माइक्रोब्स ने आगे चलकर मल्टी सेलुलर लाइफ बनाई और अर्थ पर हम इंसानों का इवोल्यूशन शुरू हुआ। और यही सारा क्रम अभी तक हमने हमारी बुक्स में भी पढ़ा है, राइट? लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन सबसे बड़े स्केल में खड़ा होता है कि भाई जो ये माइक्रोब्स थे जिन्होंने अर्थ पर प्रैक्टिकली लाइफ को स्टार्ट ही किया था, क्या ये अर्थ पर ही डेवलप हुए थे या फिर ये किसी और प्लेनेट से आए थे? और इसी का ही जवाब देती है पेंसपेर्मिया थ्योरी, जो ये बोलती है कि आज जो हमें मार्स के ऊपर माइक्रोबियल के केमिकल स्ट्रक्चर मिले हैं वो उन माइक्रोबियल के केमिकल स्ट्रक्चर से भाई 99% तक मैच करते हैं जो कि ह्यूमंस को अस्तित्व में लाए थे। बट वेट भाई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सेम माइक्रोबियल दो अलग अलग प्लैनेट्स पर सरवाइव कर सके? मतलब अगर ऐसा हो सकता भाई तो ऐसा तो हम भी उठकर किसी भी प्लैनेट पर चले जाएं और आसानी से वहां पर सरवाइव कर लें, पर ऐसा नहीं होता ना। तो चलो इसकी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो देखो गाइस, अभी तक की गई रिसर्च ये बात पूरे तरीके से प्रूव करती है कि नासा ने कई बार मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस के स्पाइक्स को डिटेक्ट किया है। अब मीथेन ज्यादातर बायोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से ही प्रोड्यूस होती है। इसके साथ ही देखो मार्स और अर्थ में बहुत ज्यादा मैसिव सिमिलैरिटीज भी है। जैसे देखो मार्स का एक दिन लगभग 24.5 घंटे का होता है, तो वहीं अर्थ का 24 घंटे का। एक्सिस टिल्ट की भी बात करूं तो मार्स अपने एक्सिस पर 25 डिग्री तक टिल्ट है, जबकि अर्थ ऑलमोस्ट 23.5 डिग्री तक। इवन बात अगर वेदर या फिर सीजन्स की भी की जाए तो उसमें भी काफी हद तक हमें सिमिलरिटीज देखने को मिलती हैं। और देखो यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आज की डेट में बड़े बड़े रिसर्चर्स बिल्कुल खुलकर ये बोलते हैं कि अगर उस समय मार्स पर कोई भी लाइफ मौजूद थी तो उनके लिए अर्थ एक बिल्कुल सूटेबल प्लेनेट था अपने आप को बचाकर दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट करने का। और देखो गाइस, यहीं से ही जन्म होता है उस पॉइंट का जिसे कहा जाता है एंशिएंट मार्स हाइपोथेसिस, जो इस बात को प्रूव करता है कि हम इंसानों का बिल्कुल शुरुआती ओरिजिन अर्थ पर नहीं बल्कि मार्स पर हुआ। इसके बाद स्पेस वॉर हुई या फिर किसी भी कारण के चलते हुए वो लाइफ मीटरॉइड्स के थ्रू उठकर अर्थ पर आई और उसके बाद हम इंसान ठीक वैसे ही इवॉल्व हुए जैसे हम और आप अभी अपने बुक्स में पढ़ते हैं। और देखो गाइस, ये वो एक सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए आज की डेट में भी जो नासा है वो मार्स का पीछा नहीं छोड़ती है और खुद नासा का भी यही कहना है।
अब देखो गाइस, जिस तरीके की रिसर्च हमारी आगे बढ़ती हुई चली जा रही है, 4 से 5 सालों के अंदर ये सारी चीजें जो है पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। अब देखो गाइस, अभी तक जितनी भी रिसर्च इसके ऊपर की गई है, जितने भी ऑथेंटिक एविडेंसेस या फिर चीजें हैं या फिर थ्योरीज भी हैं, वो सारी की सारी उठाकर भाई मैंने आपके सामने रख दी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको वास्तव में लगता है कि भाई हम इंसानों का जो बिल्कुल शुरुआती ओरिजिन था वो अर्थ पर ना होकर मार्स पर हुआ था? वेल, इसके ऊपर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ गाइज, इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा और अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियोस दिख रही है ना भाई, ये भी काफी ज्यादा ऑसम है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इन्हें भी चेकआउट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।